हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश और केमिस्ट्री का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। उसने कहा इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.4। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट यदि दिए हुए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? पी ए मल्टीप्लाई पी बी, यही होगा। 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 कितना है? 0.12। सेकंड पार्ट, पी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू आपके पास है कितनी है? 0.3। पीबी की वैल्यू कितनी है? 0.4। ए इंटरसेक्शन बी की 0.12 कितना होगा? 0.3, 0.4, 0.7 में से 0.12 माइनस कीजिए 0.58। ये आपका आंसर आया। थर्ड में कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपके। क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में बी, इधर डिवाइड में है तो यहां भी डिवाइड में लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 0.12 और पी बी कितना है? 0.4। इसका फोर्थ पार्ट पी बी बाई ए अपने आप कीजिए, उसमें डिवाइड में ए आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए 1/4 है, पी बी है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन है 1/8। आपको निकालना है P नोट ए एंड नोट बी। एंड मतलब नोट ए बार एंड नोट बी। तो ये किसके इक्वल होता है? हमने पहले किया हुआ 11th क्लास में भी कि जब दोनों के पास डिमॉर्गन्स लॉ से दोनों के ऊपर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो, बार हो और यहां यूनियन हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पी यूनियन इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देंगे बी और सारे का क्या कर देंगे? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। और जब कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे इंडिविजुअल पे आप लेंगे तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट तो इंडिविजुअल पे हो जाएंगे, लेकिन यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज होगा। ये किसके इक्वल आएगा? पी ए यूनियन बी का बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस पी बी। ये आपको पता है, 11th क्लास में किया हुआ है आपने, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करें सिंपल यहां 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, 5/8 कितना आएगा आंसर? 3/8। सिंपल।
इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से कर लें, कई बार आता है ये कि यदि A यूनियन B है, सारे का बार है, और आप इसमें इंडिविजुअली बार लेते हैं A और B का, तो यूनियन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B है, पूरे का बार है, तो आप इंडिविजुअली लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन है, ये किस में चेंज हो जाता है, यूनियन के अंदर। ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, events A and B are such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12, P not A, नोट ए मतलब ए बार, और मतलब यूनियन बी बार इज इक्वल टू 1/4। उसने पूछा है शो दैट स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कि या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इससे निकलेगा, मैंने अभी आपको ला बताया। ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन, ये कंबाइन अलग अलग है, इसे कंबाइंड कर देंगे जब हम ए बी का बार कंबाइन किया, तो यूनियन है वो किस में हो जाएगा, चेंज इसके अंदर। और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 के। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का बार 1/4 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी बार की 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना आया, 3/4। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी तो है 3/4। पी इंडिपेंडेंट शो करने हैं तो पी ए और पी बी की क्या करें, मल्टीप्लाई निकालें, 1/2 इंटू 7/12 कितना है, ये 7/24। और ये कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी 3/4, तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है, पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इलेवेंथ में है गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए है 0.3, पी बी है 0.6। अच्छा, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 0.3, पी बी कितना है 0.6, तो मल्टीप्लाई कितना हुआ 0.18। सबसे पहले निकालना है ए एंड बी, ये तो निकल गया ए एंड बी। सेकंड है पी ए एंड नोट बी। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे आप, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करना हो, यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से अलग कुछ पूछ ले तो फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है हर उसके लिए। आप इस तरीके के फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं, वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे, उसने कहा ए, ये तो ए है और ये लिया आपने बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। सबसे पहले क्या लें, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये बी है, इस बी को छोड़ दो, ये सारा हो जाएगा। और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। ए ये था आपका,
ये और ये वाला पोर्शन, ये सारा ये था। तो कॉमन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन कॉमन होगा, ए का वो पार्ट, ये इतना हिस्सा कॉमन होगा। और ये हिस्सा क्या है, ये पूरा ए है, पूरा ए में से यदि हम ए इंटरसेक्शन बी को, ये जो कॉमन पार्ट था, इसे माइनस कर दें तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। पी ए माइनस क्या कर दें, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं। वेन डायग्राम बनाएं और उससे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो आपकी सोल्व हो जाएगी। पी ए कितना है 0.3, इंटरसेक्शन कितना है 0.18, ये कितना है 0.1। पी ए और बी, और का मतलब यूनियन निकालना है आपको। और यूनियन कैसे निकालते हैं आप, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है 0.3, 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18, तो कितना होगा 639.9 में से 0.18 गया 0.72। फोर्थ पार्ट, नाइदर ए नोर बी, ना तो ए होना चाहिए और ना ही बी होना चाहिए, इंटरसेक्शन ही, दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो कैसे करें, सॉरी इसका ये लेना है, तो ये होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। उसने कहा कि ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, मतलब ये पूरा ही नहीं होना चाहिए। तो कौन सा चाहिए हमें, ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, 1 में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें 0.18। देखिए क्या आंसर है इसका, 11th क्वेश्चन। वन में से 0.72 को माइनस करें 0.28, मैंने यही लिख दिया 0.18 का। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार थ्रो किया गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बन जाएंगे, 3 बार थ्रो किया गया है, 6 × 6 × 6 216। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1। वो कहते हैं ओड नंबर कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा, 2 तरीके से निकाले। एक तो है कि इवन नंबर निकाल लेते हैं कि तीनों पे इवन नंबर आए, उसे 1 में से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, एटलीस्ट वंस हो जाएगा। एटलीस्ट वंस का मतलब चाहे एक बार ओड नंबर आए, चाहे 2 बार ओड नंबर आए, चाहे 3 बार। हम कॉम्बिनेशन बिठाने बैठेंगे, देखिए 216 केसेस हैं, तो उस तरीके से तो नहीं बनेगा। तो हम कर लेते हैं इवन केसेस, व्हेन इवन नंबर appear on each dice, ठीक है। फर्स्ट डाई पे, फर्स्ट थ्रो पे जब हम वो कर रहे हैं, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। कैसे होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है ना, एक बार आप डाइस को थ्रो कर रहे हो,
तो इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो जाएगी 1 3/6, इवन नंबर 3 है, टोटल 6 है, 1/2। तो फर्स्ट डाई पे भी इवन नंबर आए, सेकंड डाई पे भी इवन नंबर आए और थर्ड डाई पे भी इवन नंबर आए, तो कितना हो गया 1/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट क्या पूछा है, वंस ओड नंबर, ये आना चाहिए। तो क्या रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना है 7/8। दोबारा देखिए, आपने 8 डाइस को 3 बार टॉस किया, जब एक बार टॉस करते हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 3/6 और 3/6 ही ओड की रहेगी। हम इवन नंबर की ले रहे हैं 1/2। क्लियर है, तो फर्स्ट थ्रो पे भी इवन नंबर आना चाहिए, सेकंड थ्रो पे भी और थर्ड थ्रो पे भी, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। अब वो कहता है कि एटलीस्ट वंस क्या आना चाहिए, कम से कम एक बार ओड आना चाहिए, एक बार ओड आए, 2 बार ओड आ जाए या 3 बार। तो हम क्या करेंगे 1 में से किसे माइनस करेंगे कि एक बार भी ओड नंबर ना आए, एक बार भी ओड नंबर ना आए मतलब तीनों बार क्या आए इवन नंबर आए, तो 1 - 1/8 कितना आ गया 7/8। क्वेश्चन नंबर 13, two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। कि बॉक्स के अंदर 10 तो ब्लैक बॉल्स हैं और 8 है रेड बॉल, टोटल बॉल कितनी होगी 18 बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, कि दोनों ही बॉल्स क्या हों रेड हो, और निकली कैसे हैं विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है। चलिए, तो पहले रेड कैसे निकलेगी 8/18, पहली बॉल एक बार रेड निकल चुकी है, आपने वापस बॉल को डाल दिया उसमें, दोबारा 18 हो गई है टोटल, अब दोबारा रेड निकालना है, दोबारा 8/18, तो कितना होगा 16/81। क्लियर। सेकंड है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, कि पहली बॉल तो आपने ब्लैक निकाली, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 10/18। अब जब ब्लैक निकाल चुके हैं उसके बाद आप क्या निकाल रहे हैं सेकंड इज रेड, तो 18 है और रेड कितनी है 8/18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है, एक ब्लैक की और एक रेड की। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिख के कर सकते हैं, R1 और R2 लेके कर ले इसे। क्लियर। थर्ड है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, कि एक ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, या तो एक पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, या पहली रेड हो और दूसरी ब्लैक। ये निकालनी कि एक ब्लैक होनी चाहिए एक रेड, कौन सी पहले है वो नहीं दिया हुआ उसने। तो ये वाला केस लेते हैं, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 10/18, रेड निकलने की, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, बोल तो वापस रख दी उसने, बोल तो 18 ही है। अब कौन सी निकली है रेड 8/18, प्लस यदि रेड निकले पहले तो 8/18 पहले आएगा और ब्लैक बाद में निकले 10/18 बाद में। ये प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया कि दोनों में से कोई सा एक केस अकर होगा, दोनों केस साइमल्टेनियसली अकर नहीं होंगे, या तो ब्लैक और रेड निकलेगा, ब्लैक पहले रेड बाद में, या फिर रेड पहले ब्लैक बाद में। दोनों केस एक साथ नहीं होंगे, या तो ये वाला केस अपियर होगा या ये वाला केस होगा।
ऐसे 40/81। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 13। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।